नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। दोस्तों, फलक परिवार ये सप्ताह लेकर आ रहा है अपने श्रोताओं के लिए होली की रंग भरी ढेर सारी कहानियाँ। इसी कड़ी में मैं मधु मिश्रा आज आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी ही कहानी प्रेम रंग की होली। थाम लोगे तुम जब मेरा हाथ अपने हाथों से, तब मूंद कर पलकों से अपने तुम्हें महसूस करना है मुझे। जब तुम्हारे प्यार का टेसू रंग घुल जाएगा हवाओं में भी, तब महक उठेगी तुम्हारे प्यार की भीनी बासंती महक। हाँ, ऐसे ही रंग में रंग जाना चाहती हूँ मैं। तब ज़रूरी नहीं मुझे तुम्हारा रंग और गुलाल मिलना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस कहानी की नायिका की जो मिलना चाहती है अपने पति से, रंग जाना चाहती है उसके प्यार में। तो फिर क्या हुआ जिसकी वजह से वो पति से दूर है? क्या पति से उसका पुनः मिलन हुआ? यही जानने के लिए आइए सुनते हैं मेरी कहानी प्रेम रंग की होली। जब भी होली का त्योहार आता, मेरे जीवन की 40 वर्ष पुरानी यादें किसी किताब के पन्नों की तरह पलटकर मेरी आंखों के सामने ऐसे चली आती मानो ये कल की ही बात हो। मेरी उम्र 18 वर्ष होते ही अम्मा ने मेरे विवाह की चर्चा शुरू कर दी थी। मैंने तो तब बीए भी कंप्लीट नहीं किया था। तभी विशाल का रिश्ता आया। शहर के करीब ही उनका गांव है, जहां उनकी 25 एकड़ ज़मीन है। विशाल अकेला लड़का है, इसलिए एमए करने के बाद वो पिताजी के साथ खेत में हाथ बटाता है। घर में माँ और छोटी बहन है। अच्छा खाता पीता परिवार है, इसलिए हमारी कुंडली मिलते ही बाबूजी ने लड़के वालों को घर आने का निमंत्रण दे दिया। इधर अम्मा मुझे समझाने लगी, बेटा जब वो लोग आए उनके सामने नज़रें नीची रखना। लड़की की लज्जा ही उसका गहना होता है। ज़्यादा बातचीत नहीं करना। ऐसी बहुत सी बातें हैं। और फिर कुछ ही दिनों बाद लड़के वाले देखने आए। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। उनकी अम्मा ने मेरे आंचल में फल मिठाई डालते हुए 101 रुपये पकड़ाए और रिश्ता तय हो गया। फिर बाबूजी और चाचा जी के साथ उनके घर जाकर फलदान करके आ गए। पहले तो रिश्ते इसी तरह बिना किसी तामझाम के तय हो जाया करते थे। फिर शादी की तारीख भी तय हो गई और वो दिन भी आ गया जब मेरी शादी हो गई और मैं लाल बनारसी साड़ी पहने बस में बैठकर विदा हो गई। गांव का वातावरण शहर से पूरा विपरीत था। न जगमगाती रोशनी थी, न शोर शराबा। खैर, कुछ ही दिनों की बात है। शहर में बाबूजी का इतना बड़ा व्यापार है, हम वहीं जाकर रहेंगे। ये सोचते हुए मैं आश्वस्त हो गई। फिर आई हमारे मिलन की रात। मैं तो विशाल का इंतज़ार करने लगी। आखिर वो कैसे दिखते होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें पहले नहीं देखा था। मुझे तो सहेलियों की बात याद आने लगी। सुगंधा, तू तो इतनी सुंदर है, तुझे तो कोई राजकुमार ही मिलेगा। और विशाल तो शहर से पढ़कर आए हैं, ज़रूर हीरो जैसे दिखते होंगे। मेरी तंद्रा भंग हो गई। किवाड़ खुला और विशाल सामने थे। सामान्य कद, सांवला रंग, नैन नक्श साधारण और तेल लगे बाल। ओह, उन्हें देखते ही मेरा सपना चूर चूर हो गया। ये कैसा लड़का बाबूजी ने मेरे लिए देखा। एक ठंडी आह के साथ लगा मानो मेरा शरीर निष्प्राण हो गया हो। अब तो किसी भी चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई। घर के काम में मैं थोड़ा बहुत हाथ बटाती और पुनः कमरे में चली आती। अच्छा हुआ जो घर में ट्रांजिस्टर था, जिसमें गाने सुनकर मेरा दिन कट जाता था। और रात में विशाल का मेरे पास आना मानो महत्वहीन था। मुझे तो हर समय ऐसा लगता कि बाबूजी कब आएंगे, कब जाऊंगी मैं मायके। और अंततः मायके आकर ही मैंने राहत की सांस ली।
मायके में रहते हुए मुझे अब 2 महीने बीत गए, पर विशाल की कोई खबर नहीं आई। ना ही उन्हें मैंने कोई चिट्ठी लिखी। मैं तो दिन भर सहेलियों के साथ घूमती फिरती, फिल्में देखती, बातों में व्यस्त रहती। तभी एक दिन मेरी सहेली ने पूछा, तेरे पति का पत्र वत्र आया क्या? अरे वो क्या देहाती पत्र लिखेगा, उसे अगर मैं पहले देखती तो शादी ही नहीं करती, पूरा नौकर जैसा दिखता है। ठीक उसी समय मेरी बातों के मध्य ही विशाल मुझे लेने आ चुके थे। आंगन में खड़े होकर उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली। उन्हें तो ऐसा लगा मानो किसी ने आसमान से उन्हें धरती पर पटक दिया हो, और वो उल्टे पांव तुरंत लौट गए। तभी दरवाजे में बाबूजी मिल गए। वो उन्हें अंदर ले आए। उन्हें चाय नाश्ता कराते हुए उन्होंने मुझे ससुराल जाने के लिए तैयार होने को कहा। मैंने तो साफ मना कर दिया, मुझे नहीं जाना है, जिसे मेरे साथ रहना है यहाँ आकर रहे। मेरे इस अंतिम फैसले को सुनकर विशाल बिना किसी सवाल जवाब के लौट गए। गांव पहुँचते ही बहू कैसे नहीं आई के सवाल में उन्होंने सबको यही जवाब दिया कि उनकी माँ की तबीयत ठीक होते ही वो आ जाएंगी, और पूरे समय उन्हें मेरी बातें परेशान करती रही। फिर उन्होंने दृढ़ फैसला लिया, मेरी गलती तो कुछ भी नहीं है, मुझे देखकर उन्होंने शादी की है, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगा, जिसे आना हो यहाँ आए। इधर अम्मा विशाल के प्रति मेरे व्यवहार को देखकर परेशान रहने लगी। हमेशा मुझे समझाती, बेटा तेरे बाबूजी ने विशाल का रंग नहीं, उनके गुणों को देखकर उसे पसंद किया था। अरे जिंदगी तुझे गुजारनी है तो सहेलियों की बातों में क्यों आ रही है? एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मायके में चाहे जितनी संपत्ति हो, पर लड़की की इज्जत ससुराल वालों के सम्मान से जुड़ी होती है। पर मैं इन सारी बातों से निर्विकार रहती। मायके में रहते हुए एक एक दिन महीनों में बदलता जा रहा था, और अब तो मैं मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुकी थी। एक दिन मैं सहेली के यहाँ गई। वहाँ पड़ोस की कई औरतें जो मुझे देखते ही कानाफूसी करने लगी। एक ने धीरे से कहा, अरे ये ससुराल नहीं जाएगी क्या? तभी दूसरी बोली, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, ये बात लड़के को मालूम चल गई, इसीलिए तो लेने नहीं आ रहा है। तभी तीसरी ने कहा, मैंने तो सुना है लड़के के घर वाले दूसरी शादी का दबाव डाल रहे हैं, पर लड़का मना कर रहा है। तभी पहली ने मुझे अपराधी साबित करते हुए कहा, ऐसी लड़की को कौन ले जाएगा? आहा, इतना अच्छा लड़का बेचारा फंस गया। उनकी यह बातें जहरीले तीर की तरह मेरे अंदर धंसती जा रही थी। नहीं, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, कहते हुए रोती हुई मैं घर चली आई। पर इस हादसे ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि खूबसूरती गोरे या काले रंग से नहीं, इंसान के दिल से होती है, और इसे गांव या शहर की कोई सीमा नहीं बांध सकती। मैंने तो व्यर्थ ही बाबूजी की पसंद पर शक किया। गलती तो मेरी है जो मैंने अपनी सुंदरता और बाबूजी के पैसे पर घमंड किया। ये तो विशाल के अच्छे संस्कार ही हैं जो उन्होंने दूसरी शादी के लिए मना कर दिया, और यहाँ आकर रहने को भी वो तैयार नहीं हुए। वाकई उनकी जगह कोई और होता तो क्या अब तक चुप रहता? एकाएक मानो मेरी दुनिया ही बदल गई। सब कुछ खूबसूरत लगने लगा। मेरी तरफ उनके बढ़ते कदम मुझे नजर आने लगे। क्या मुझे प्यार हो गया है? मैं समझ नहीं पा रही थी। और फिर होली का त्योहार नज़दीक आ गया। बाबूजी ने विशाल को संदेशा भिजवाया, आदरणीय समधी जी, हमारा सादर नमन स्वीकारें। घर में सभी को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं देंगे। समधी जी, हम चाहते हैं कि विशाल पहली होली हमारे साथ यहाँ मनाए। हमें दामाद बाबू के आने का इंतज़ार रहेगा। आपका ही राम प्रकाश पांडे। होली के कुछ दिन पहले से ही माहौल रंगीन लगने लगा। चारों तरफ नगाड़े की आवाज़, ढोलक मंजीरों के साथ फाग मधुर वातावरण में रंग घोल रही थी। रंग गुलाल लिए बच्चों की टोली घूम रही थी, और रेडियो में भी होली के गीतों से माहौल उत्साह बढ़ा रहा था।
पर मेरा मन तो गीत के इन पंक्तियों में सिमट कर रह गया था। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके, मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके बरसों के आंगन में। हाँ, मैं बरस जाना चाहती हूँ और अब मैं उनका इंतज़ार करने लगी। फिर होली का त्यौहार भी आ गया और चला भी गया, पर वो नहीं आए। मेरा उत्साह खामोशी में बदल गया। अम्मा भी मेरी बदली हुई हालत से वाकिफ़ हो चुकी थी, इसलिए चिंतित होकर उन्होंने बाबूजी से आग्रह किया, आप ही सुगंधा को उसके ससुराल ले जाइए। ज़रूरत पड़े तो माफ़ी भी मांगना होगा, क्योंकि गलती तो हमारी ही है जो हमने लड़की का साथ दिया। ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, पर मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए। भगवान करे सब ठीक हो। उसी समय मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मैं अपने घर जाऊंगी। तेरा घर? हाँ अम्मा, वही मेरा घर है। ये तो मेरी भूल थी जो मैंने आपकी शिक्षा का मान नहीं रखा। मैं हार गई हूँ अम्मा। ये सुनकर अम्मा की आंखें भी भर आई। मैं तो जाने के लिए तैयार थी ही, तुरंत जीप में जाकर बैठ गई। बाबूजी के साथ ससुराल जाते हुए गांव की हरियाली, बासंती हवा, मिट्टी की सोंधी महक एक प्यारा सा एहसास दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ये सब कुछ मेरा है, मेरा अपना। फिर हम घर पहुंच गए। अम्मा सामने ही थी। हमें देखकर कहने लगी, अरे आइए पांडे जी। मैंने अम्मा के पैर छुए तो उन्होंने धीरे से कहा, विशाल अपने कमरे में है बेटा, जा। उनका नाम सुनते ही मैं रोमांचित हो गई और कमरे की तरफ दीवानी सी दौड़ पड़ी, बिना किसी की परवाह किए कि कोई क्या कहेगा। वहाँ विशाल के करीब पहुँचते ही मैंने उन्हें गले से लगा लिया। जब उनके भी हाथों ने मेरे आलिंगन का साथ दिया तो उसी क्षण लगा, ओ विशाल, न शिकवा न शिकायत, नाम की तरह तुम्हारा दिल भी विशाल है। तुम्हारे प्यार के इस रंग के सामने तो सारे रंग फीके हैं। और मेरी इसी खुशी का साथ मेरे आंसू भी देने लगे। तो विशाल ने कहा, अरे पागल, रोती क्यों हो? मुझे तो पूरा भरोसा था तुम ज़रूर आओगी। मैं तो बस तुम्हारे इसी पछतावे का इंतज़ार कर रहा था। पर अब ऐसा करोगी ना तो दूसरी शादी ज़रूर कर लूँगा, कहकर वो हंसने लगी। प्यार से सराबोर उनकी इन बातों को सुनकर मैं पुनः लिपट गई और मन बार बार ये कहने लगा, इस रंग को तो मैं कभी भी फीका नहीं होने दूंगी। ये तो मेरे पिया की प्रेम रंग की होली है। ये कहानी बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मधु मिश्रा से मेरी ही कहानी प्रेम रंग की होली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही और भी बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली बार।